हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर और टेम्परेचर में फीवर देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 फahrenheit। ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हम लोग उसको फीवर बोलते हैं, जिसको पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि राइज इन बॉडी टेम्परेचर होता है किसके कारण, या किसी कोई इलनेस रहेगा या कोई इन्फेक्शन रहेगा, किसी तरह का बीमारी या किसी तरह का इन्फेक्शन में एक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, देखिए जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर कहाँ से रेगुलेट होता है, बॉडी के हाइपोथैलेमस पार्ट से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पार्ट से रेगुलेट होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 36.5 से 37.5, यानी 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। या इसको फरनाइट में जब हम लोग लिखेंगे तो 97.7 से 99.5 फरनाइट में। ठीक है, फीवर को यूजुअली हम लोग डिफाइंड करते हैं ओरल टेम्परेचर से, रेक्टल टेम्परेचर से, या एक्सिलरी टेम्परेचर। देखिए सबसे पहले ए आता है, तब ओ आता है, तब आर आता है। ठीक है, तो एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है 97.6 फahrenheit। ओरल टेम्परेचर कितना होता है 98.6 फahrenheit। रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है 99.6 फahrenheit। देखिए ओरल से एक ज़्यादा है रेक्टल, देखिए एक्सिलरी से एक ज़्यादा है ओरल, ओरल से एक ज़्यादा है रेक्टल। ठीक है, कोर टेम्परेचर क्या होता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेते हैं क्या चीज़, कोर टेम्परेचर। ठीक है, फीवर का कॉज देते हैं। देखिए फीवर के दो कॉज होते हैं, या तो इन्फेक्शन के कारण फैल सकता है, मतलब इन्फेक्शन के कारण फीवर हो सकता है, या नॉन इन्फेक्शन के कारण फीवर हो सकता है। अगर इन्फेक्शन के कारण फीवर हो सकता है तो किसके इन्फेक्शन से फीवर हो सकता है, बैक्टीरिया से, वायरल से, या फंगल से। बैक्टीरिया जैसे कि मान लीजिए कि निमोनिया, यूटीआई से बैक्टीरिया हुआ, इसके कारण हो सकता है, या वायरल से। ठीक है, तो वायरल में इन्फ्लुएंजा और डेंगू, कोविड-19 ये सब हुआ। ठीक है, इसके बाद फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जैसे कैंडिडियासिस मलेरिया हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए नॉन इन्फेक्शन से कॉज से फीवर हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में होता है ल्यूपस, ल्यूपस मतलब SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, मेलिग्नेंसी, किसी तरह का कैंसर उनसर है उससे भी फीवर हो सकता है, जिससे लिम्फोमा हुआ, ल्यूकेमिया हुआ। ठीक है, और देखिए मेडिकेशन, अगर किसी को किसी तरह का मेडिकेशन चल रहा है तो उस केस में भी हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशन में आपको हुआ ड्रग इंड्यूस्ड फीवर हुआ। ठीक है, या हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो मान लीजिए हीट स्ट्रोक किसी का हुआ, उसको भी फीवर हो सकता है डिहाइड्रेशन के केस में, या किसी तरह का वो दवा हुआ ले रही तो उसके केस में भी क्या हो सकता है, फीवर इंड्यूस हो सकता है। देखिए टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर के टाइप्स बेस्ट उसके पैटर्न पर फीवर के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन के बेस्ट पे हम लोग फीवर के टाइप्स देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर बेस्ड ऑन पैटर्न। तो पहला है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, स्पाइक्स होता है, लेकिन रिटर्न हो जाता है नॉर्मल में। ठीक है, तो टेम्परेचर स्पाइक्स एंड रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 24 आवर्स। जैसे सेप्सिस, किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा 24 घंटा में बॉडी टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर उसको बोलेंगे। इसके बाद होता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर को हम लोग कांस्टेंट फीवर बोलते हैं। रेमिटेंट फीवर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फीवर। देखिए इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है बट नॉर्मल रिटर्न नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता, जिसे इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, इसके बाद आता है सस्टेंड या कंटिन्यूअस फीवर। सस्टेंड या कंटिन्यूअस फीवर में इसमें बढ़ते ही नहीं रहता है। ठीक है, जैसे परसिस्टेंट एलिवेटेड टेम्परेचर विथ मिनिमम वेरिएशन, डेट इज टाइफाइड। टाइफाइड के केस में जो होता है फीवर, तो ये क्या होता है कि परसिस्टेंस रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेंड या कंटिन्यूअस फीवर। इसको होता है, एक होता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है कि पीरियड ऑफ फीवर अल्टरनेटिंग विथ डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, रिलैप्सिंग फीवर में जैसे कि होता है कि 2 दिन फीवर रहेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि आप उस केस में भी देखेंगे जिसको मलेरिया हुआ रहता है, तो उस केस में भी कुछ दिन फीवर नहीं आता है, कुछ दिन आता है, मतलब एक लिमिट टाइम ऑफ पीरियड पे होता है। इसके बाद देखिए बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पर देखते हैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन फीवर्स के टाइप्स हम लोग देखते हैं। तो एक्यूट फीवर, एक्यूट फीवर होता है कि लास्ट 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन में हुआ था। 3 तरह का फीवर हुआ। देखिए
एक्यूट फीवर मतलब जो 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सब एक्यूट फीवर जो 1 से 2 दिन तक, मतलब 7 दिन कितना हुआ, 1 वीक तक, 1 वीक तक रहेगा तो एक्यूट बोलेंगे। सब एक्यूट बोलेंगे 1 से 2 वीक तक, जिससे टाइफाइड में हुआ। इसके बाद क्रोनिक फीवर, क्रोनिक फीवर मतलब लंबे समय से या परसिस्टेंट फीवर, ठीक है। क्रोनिक फीवर को क्या बोलते हैं, लंबे समय से जो फीवर रहता है परसिस्टेंट फीवर, ठीक है। क्रोनिक फीवर जो होता है ना 2 वीक से ज़्यादा रहता है, ठीक है। 1 वीक तक रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट फीवर। 1 वीक से ज़्यादा रहेगा 1 से 2 वीक तो सब एक्यूट, और 2 वीक से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक फीवर या परसिस्टेंट फीवर, ठीक है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, मैलिग्नेंसी हुआ, इस केस में भी आपको फीवर हो सकता है। तो ये तीनों हो गया हम लोग का बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पर। एक्यूट 1 सप्ताह, सब एक्यूट 2 सप्ताह और क्रोनिक 2 सप्ताह से ज़्यादा, ठीक है। स्पेशल टाइप्स कुछ फीवर का देख लीजिए, जैसे हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है कि एक्सट्रीम फीवर होता है, ठीक है। एक्सट्रीम फीवर होता है कितना से, यानी 44.55 डिग्री सेल्सियस, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा तो उसको एक्सट्रीम फीवर बोलेंगे, ठीक है। फीवर पे कुछ टाइप्स होता है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है। तो माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, सीवियर हुआ, ठीक है। तो उसी में इसको भी रखते हैं। तो हीट स्ट्रोक, इस सब के केस में क्या होता है कि सीवियर होता है, मतलब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद होता है फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर क्या होता है कि फीवर इंड्यूस्ड सीजर कॉमन इन चिल्ड्रन एज 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स है। देखिए फेब्राइल सीजर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फेब्राइल सीजर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह बच्चों में होता है। फेब्राइल सीजर किस में होता है, बच्चों में। यह फीवर इंड्यूस्ड सीजर होता है, ठीक है। और 6 मंथ के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चों तक ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रोपेनिक फीवर। न्यूट्रोपेनिक फीवर या क्रोनिक वाले पेशेंट में होता है, ठीक है। न्यूट्रोपेनिक फीवर किस में होता है, क्रोनिक वाले पेशेंट में होगा, ठीक है। फीवर इन पेशेंट विथ लो न्यूट्रोफिल काउंट। देखिए जैसे कीमोथेरेपी पेशेंट को देखिएगा तो उसको न्यूट्रोफिल जो होता है ना, तो इसका काउंट घट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपेनिक फीवर, ठीक है। अब एक होता है क्राइसिस फीवर, एक होता है लाइसिस। देखिए क्राइसिस फीवर बहुत ही खतरनाक होता है, लाइसिस उतना खतरनाक नहीं होता जितना क्राइसिस फीवर होता है, ठीक है। क्राइसिस फीवर मतलब अचानक घट जाता है, तो सडन डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डेट इज कॉल्ड द क्राइसिस फीवर। और लाइसिस फीवर क्या होता है कि लाइसिस जो होता है स्लोली फीवर जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो लाइसिस खतरनाक नहीं होता है उतना जितना आपको क्राइसिस खतरनाक होता है। क्राइसिस बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए स्टेज ऑफ फीवर, फीवर का स्टेज देखिए 3 तरह का होता है। कोई चीज़ क्या होता है, पहले स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनसेट बोलते हैं। इसके बाद वो क्या होता है, उसी स्टेज पे ही बना रहता है, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और इसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ फीवर भी 3 तरह का होता है। पहला होता है आपको ऑनसेट। ऑनसेट को स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेजन, ठीक है। जिससे बैक्टीरिया इन्वेजन करता है ना, मतलब शुरुआत करता है, उसी तरह ऑनसेट है इन्वेजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर बिगिंस टू द राइज विच कैन बी ग्रेजुअल या सडन, मतलब अचानक या धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है आपको बढ़ता है। देखिए धीरे धीरे अचानक आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, इसके बाद वहाँ तक एक मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जितना ऊपर रहेगा उतना कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट जो सेकेंड स्टेज होता है, तो द बॉडी टेम्परेचर रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन हाई एंड कांस्टेंट। तो स्टेडी स्टेट क्या हुआ, तो वो मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच गया, ठीक है, और वो हाई है और वो कांस्टेंट उसी पे बना रहेगा। इसके बाद होता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफरवेसेंस, ठीक है। तो डेफरवेसेंस या डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। इसमें क्या था कि बॉडी टेम्परेचर जो आपको उतना स्टेडी स्टेट पे गया था, तो अब वहाँ से तो हमेशा बढ़ा ही नहीं रहेगा, वो नॉर्मल होगा अब। तो वहाँ सब क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल विच कैन बी ग्रेजुअल या सडन, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं हीट लॉस, ठीक है। हीट लॉस को याद करते हैं हम लोग रेस से, ठीक है। हीट लॉस को कैसे याद करते हैं? रेस से, RECC। आर से होता है रेडिएशन, ई से होता है आपको इवापोरेशन, सी से होता है कन्वेक्शन, और एक सी से होता है कंडक्शन। देखिए मतलब ऐसे पूछ देगा कि हीट लॉस मतलब ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। तो इसी से RECC से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि हीट लॉस जो होता है ना, हमारे बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मैनर में होता है, तो नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो रेडिएशन क्या होता है? तो हीट इज लॉस्ट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी टू ए कूलर सिस्टम दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो रेडिएशन में कितना हीट लॉस होता है? 60% हीट लॉस होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कितना हीट लॉस होता है? 15%। देखिए अगर आप कूलर या पंखा के सामने रहते हैं तो ठंडा महसूस होता है ना, तो वहाँ भी हीट लॉस हो रहा है ना। तो हीट इज लॉस्ट एज एयर या वाटर मूव्स अराउंड द बॉडी रिप्लेसिंग वार्म एयर विथ कूलर एयर, ठीक है। तो गर्म हवा से आपको ठंडा हवा में कर देता है, ठीक है। तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। जो पंखा और कूलर में होता है, ये कितना होता है? 15% हीट लॉस कन्वेक्शन से होता है। कन्वेक्शन से 15%, रेडिएशन से 60%। इसके बाद होता है कंडक्शन। कंडक्शन में कितना परसेंटेज होता है? 3%। हीट इज लॉस्ट एज इट इज ट्रांसफर डायरेक्टली, हीट इज डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। देखिए क्या होता है कि हम लोग को बॉडी से डायरेक्टली, अगर बॉडी से डायरेक्टली हीट लॉस होगा उसको कंडक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को फीवर आया है तो उसके शरीर पर हम लोग गीला कपड़ा रखते हैं ना, तो वो डायरेक्ट उसके बॉडी टेम्परेचर से कॉन्टेक्ट हो रहा है ना गीला कपड़ा, तो उससे हीट लॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन। तो कंडक्शन इज ए हीट लॉस, ठीक है, ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी टू ए कूलर सिस्टम दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये कितना होता है? 3%। हीट लॉस इसमें कितना होता है? 3% हीट लॉस होता है, ठीक है। तो देखिए रेडिएशन में 60%, कन्वेक्शन में 15%, ठीक है, और इसमें कंडक्शन में 3%। इसके बाद होता है इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन देखिए इवापोरेशन से कितना होता है? 22%। हीट इज लॉस्ट एज वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इवापोरेशन से कितना होता है? 27% या 22%, जो भी ऑप्शन में आए। देखिए ये एवरेज दिया हुआ है 22, कहीं कहीं आपको 27 दिया रहता है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन दिया है उसी हिसाब से मार लीजिएगा। तो इवेपोरेशन से 27% होता है, ठीक। हाँ, हीट लॉस रेडिएशन से 60%, कन्वेक्शन से 15%, कंडक्शन से 3% और इवेपोरेशन से आपको 27% होता है। देखिए डायरेक्ट कोल्ड वाटर से नहीं नहवाना चाहिए बच्चे को, ठीक है, स्पेशली नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सीजर आने का ज़्यादा चांस होता है। अब देखिए अब हीट लॉस तो कुछ एक्स्ट्रा हम लोग रिस्पायरेशन से भी तो होता है, जैसे कि हम लोग सपोज डेट जैसे कि सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें भी तो हीट लॉस होता है। जैसे कि ठंडा के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडा के दिन में बहुत ठंडा हवा रहता है, लेकिन हम लोग को नाक से क्या भाप निकलता है, गर्म हवा निकलता है ना भाप में, तो वो भी तो हीट लॉस होता है। तो रिस्पायरेशन वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड एयर से ब्रीद से रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, मतलब इट ब्रीड इन ए रिस्पायरेशन। तो वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड एयर से, जैसे कि हम लोग के नाक में होता है ना कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन में क्या होता है कि अगर बाहर में गर्म हवा रहेगा तो कंडक्शन जोन में जाएगा तो उसको ठंडा कर देगा, अगर बाहर में ठंडा हवा रहेगा तो कंडक्शन जोन उसको गर्म कर देगा, तो वो भी तो हीट लॉस होता है वहाँ से भी। इसके बाद देखिए अगर किसी को फीवर आए तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पहले बोलेंगे कि जिस पेशेंट को रेस्ट कीजिए, पानी पिलाएंगे यानी हाइड्रेटेड करेंगे और कूल इन्वायरमेंट में रखेंगे, ठीक है। और देखिए उसको लीक और स्पॉन्जिंग करेंगे, ठीक है। लीक और स्पॉन्जिंग मतलब मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है लीक और स्पॉन्जिंग। इसका मतलब होता है कि ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, यानी अवॉइड कोल्ड वाटर, ठीक है, अवॉइड कोल्ड वाटर। देखिए मेडिकेशन के थ्रू मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब मैंने मेडिकल के थ्रू मैनेजमेंट हम लोग तो करते हैं। जैसे किसी को फीवर आया तो उसको क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं ना, एंटीपायरेटिक। जिससे एंटीपायरेटिक में क्या हुआ है, पैरासीटामोल हुआ। पैरासीटामोल को हम लोग और क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन, ठीक है, या आइब्रूफेन देते हैं
फीवर रिलीफ के लिए। देखिए पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, वॉच फॉर वार्निंग साइन, जैसे कि ब्लीडिंग को देखना है अगर वगैरह ये सब, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ पेशेंट को या सीवियर किसी कोई केस हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और सेल्सियस से फahrenheit में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल्सियस में दिया है और उसको पूछ रहा है कि फahrenheit में बताइए, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो देखिए फahrenheit इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। अब फahrenheit केस में अगर सेल्सियस करना है तो C इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। सिर्फ एक याद कीजिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेल्सियस से फahrenheit में देखिए 9/5 गुणे सेल्सियस प्लस में 32, जिसे एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। देखिए एक चीज़ याद कीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 104 डिग्री फahrenheit, ठीक है। अब देखिए जैसे 40 डिग्री को हम लोग फahrenheit में बदल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस में 32 होता था ना, तो C की जगह क्या रखेंगे हम लोग 40, कैच के हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 40 रखेंगे तो 5 8 से कट जाएगा, ये 40 को कट जाएगा 8 बार में, तो 9 8 72 प्लस 32, यानी 9 8 72 प्लस 32 बराबर 104 डिग्री फahrenheit हुआ, ठीक है। अगर फahrenheit आपको दिया रहेगा तो उसको सेल्सियस में बदलना होगा, तो उसके लिए भी आपके पास ये है। तो आज का बस इतना ही टॉपिक था फीवर में, फीवर इतना ही था, ठीक है। मतलब स्टाफ नर्स BTSC के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे हम लोग वाइटल साइन पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।